वाले शायद सिख थे। इनके करीब आने तक झाड़ी के तने और शाखों पर फिरते हुए चींटों ने मेरे जिस्म पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चींटों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अगबी जानब और नाक की जड़ में भी दो ने बड़े मज़े से दांत गाड़े रखे थे। मैंने पलक तक नहीं झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम अज़ कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़ह फ़िक्रा यही टकराया था। ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज़ ने इसकी तरदीद की थी। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार इन्होंने तैयारी हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाईं और दूसरा बाईं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी, खज्जल खबार कर रखा था बेगैरत ने। यह दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज़ थी। इसके साथी ने जवाब दिया, इसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा आदमी था यार। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश ही के लिए आए होंगे। मगर इसकी आवाज़ मौदूम हो गई थी और तीसरी जोड़ी की आवाज़ मेरी समातों से टकराने लगी। अगर इनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे इन्हें कैसे रोकेंगे? इसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना है। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी इन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। इसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाना। ठीक है, कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। इसके दूसरे साथी का कहा इसके साथ बुलंद हुआ। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए। जब सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया, इसका रुख मेरी जानिब था, मगर इसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा थी। मैं इस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई भी जुज़ू गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने मेरे पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की करीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कितने इस अंदाज से बांधी हुई थी कि सिवाय राइफल के धाने की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अचानक फिजा में वायरलेस सेट की आवाज़ गूंजी। यकीनन सुरेश का वॉकी टॉकी बोल रहा था। नंबर 5, सेंड योर लोकेशन ओवर। सफ़ेद नाला जंगल मोड़ ओवर। दूसरी आवाज़ ने अपनी जगह बताई। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफ़ेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जुनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ इनका सेक्टर बेस मौजूद था। बेस के नीचे भी छिदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफ़ी घने दरख्त फैले हुए थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जुनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी और दरख्त बदतदरीज जनवानिब की टेकरियों में तक फैल गए थे। इनमें चिड़ो दियार के बुलंदो बाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तगू के सदाबहार दरख्त भी बकसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नज़र से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत ज़रूरी था। अगर हवालदार सादिक पकड़ा जाता तो वहाँ छुपा रहता तो पकड़ा जाता। यकीनन अगर मैं अकेला होता तो नाले में आगे जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं बहुत दूर निकल गया होता। अपने साथी को चुकाना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे के मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मुंझा हुआ स्नाइपर है। इस एक ही आदमी ने मेरे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें। ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मज़ाहब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले साथियों को शहीद कहने लगे हैं। रॉजर। नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी से छोटी बात की इतला फ़ौरन देना, कीप लिसनिंग आउट। अहकाम देने वाले ने इसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6, सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन ओवर। कॉपीड मैसेज सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। रॉजर। नंबर 6 की तरह से समझ जाने की इतला मिलने पर वो इसे भी लिसनिंग पर रख कर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मरतबा इसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज़ फिजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वॉकी टॉकी सेट की तरफ मुतवज्जा रहा और फिर मुट्ठी में रेत भर कर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त इसकी नज़र गैर इरादी तौर पर इस झाड़ी की तरफ उठी जहाँ मैं छुपा हुआ था।
और इसकी बदबख्ती कि मैंने इसे चौंकते देखा। मुसलसल इस जानिब घूरने पर इसे मेरी हैत ने चौंका दिया था। यूं भी इस अफरा तफरी में छुपा हुआ था, इसलिए झाड़ियाँ वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो ज़मीन पर पड़ा अपने हथियार की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। ठक की आवाज़ के साथ इसके सर में रोशनदान खुल गया था। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और इसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया। इसका वॉकी टॉकी सेट भी मुझे कारामद लगा। वॉकी टॉकी सेट इजाफी बैटरी के साथ मैंने उठाकर अपने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने इसके जाने के वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। इस जगह से नाला अबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वॉकी टॉकी सेट की आवाज़ कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्द ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश ओवर। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश ओवर। वो बार बार सुरेश को पुकार रहा था। फिर जैसे ही इसने वक्फा किया, सेट से एक दूसरी आवाज़ बुलंद हुई। वैसे ज़्यादातर क़ारीन तो जानते होंगे, मगर जिनका कभी वायरलेस सेट से वास्ता नहीं पड़ा, उनके लिए इतला के लिए बताता चलूँ कि वायरलेस सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बोलने वाले को ओवर कहकर आगे वाले इंसान को बोलने का मौका ना दिया जाए। इस ज़मन में ये भी याद रहे कि कंट्रोल इसको कहते हैं जो किसी जगह मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा हो और वायरलेस पर पैगाम भेज रहा हो। कंट्रोल नंबर 5 ओवर। यस नंबर 5 कंट्रोल ओवर। वो कंट्रोल को जवाब देने लगा। नंबर 5 निकनेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो रफा हाजिर के लिए रुका था। 15-20 मिनट होने को है, पता नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैंने इसकी तलाश में आदमी भेज दिया है। ओवर। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस ले आओ। जाओ, हरी अप एंड जल्दी से ओके रिपोर्ट भेजो। ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफ़ी सख्त और तनबीही था। रॉजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। इनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेज़ी आती गई। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था। इस जगह मैं बेस से भी नज़र नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नज़र से भी ओझल हो गया था। नाला अबूर करके मैं जूं ही झाड़ियों में घुसा, वॉकी टॉकी एक मरतबा फिर बोल पड़ा। नंबर 5 फॉर कंट्रोल ओवर। इसकी आवाज़ सख्त घबराई हुई और मतवाहिश थी। यस ओवर। कंट्रोल की भारी आवाज़ उभरी। सुरेश कत्ल हो गया है। ओवर। नंबर 5 घबराहट आमेज लहजे में बोला था। हरी आप पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें। ओवर। रॉजर नंबर 5 ने कहा। कंट्रोल फॉर लॉली सेक्टर बेस। ओवर। कंट्रोल यकीनन इसी बेस को रब्ता कर रहा था जहां से मैंने गुजरना था। बेस फॉर कंट्रोल सेंड योर लोकेशन। ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नज़र में हैं? ओवर। यस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवर। क्या इनके अलावा कोई हरकत नज़र आ रही है? ओवर। नो अब तक तो नज़र नहीं आई, जैसे ही नज़र आई मैं आपको बता दूंगा। ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफ़ेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हिदायत जारी करने लगा। मैंने इनकी तमाम गुफ्तगू के अख्ताम पर वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने ख़त्म हो जाना था। गोई का इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं वॉकी टॉकी के इस्तेमाल में किफ़ायत शुआरी से काम लेता। इनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली भर दी थी। मैं जितना भी जल्दी वहाँ से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहे दान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। स्मॉल पैक से नक्शा निकाल कर मैंने अपनी सिमत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्द ही मुझे इमदादी निशान नज़र आ गया। ये चीड़ का एक बुलंद दरख्त था जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नज़र आते ही मेरे लिए रास्ते के शनाख्त आसान हो गई थी। इस दरख्त से 200 कदम जनूब की जानिब एक छतरी नुमा दरख्त जो ज़रा सा मशरक़ की जानिब झुका हुआ था निशाने राह था। छतरी नुमा दरख्त के बाद एक चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त इसी सीध में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निसफ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी तमाम निशान मिलते गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और इसके बाद मैं ठीक इस मुकाम पर पहुंच गया था जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक, मैंने हर एहतियात बालाए ताक रख कर इसे आवाज़ दी।
मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना उसूलन तो मुझे वहाँ बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न खास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहाँ मेरे घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज़, ताज़ा आवाज़ हवा की झोंके की तरह सुनाई देने लगी। मैंने आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए इसकी तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत अख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज़ ना देता तो मैं शायद इसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलफूल यहाँ से दूर जाना होगा। इन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नज़रें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आया। मिशन का क्या हुआ? इसने छूटते ही पूछा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है। पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। इसकी आवाज़ मेरे गहरे तासुब की झलक थी। इसकी आवाज़ में गहरे तासुब की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। इसने कहा। मेरी मानो तो निकल जाओ। कम से कम एक का ज़िंदा लौटना दोनों की शहादत से बहुत बेहतर होगा। अगर मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता। वो कता कलामी करते हुए बोला। यकीनन वक्त ज़ाया कर रहे हो। अब तक आप काफ़ी दूर निकल गए होते। सही कहा, मैं इत्मीनान से बोला। वैसे मुझे उम्मीद है कि इन दरख्तों पर 2 आदमियों को छिपने की गुंजाइश है। बेवकूफ़ मत बनो ज़ीशान, इसने मुझे डांटा। अगर ये बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ भला। मैं राइफ़ल कंधे से लटका कर दरमियान वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। जानते भी हो एक स्नाइपर तैयार करने में कितनी मेहनत और कितना पैसा खर्च होता है, और इतनी मेहनत और खर्च के बाद भी किसी शख्स का अच्छा स्नाइपर बनना यकीनी नहीं होता। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। ये बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचना थी। वो ज़िच होकर बोला। वो मिशन था और ये एक ही इबादत है। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा। ज़ीशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवानाई क्यों ज़ाया कर रहे हो? वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? सुना दो यार, वो बेबसी से बोला, और मैं इसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इसी दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात ख़त्म होते ही इसके मुंह से बेसाख्ता तारीफ़ी जुमले अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे ज़्यादा की तवक्को एक मुझे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसिर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। इसे राय का इजहार नहीं, लुट मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला। तो समझ लो अब हम लुट मारने जोगे ही रह गए हैं। अच्छा, ये देखो, मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर इसे दिखाया। ये आखिरी मकतूल से छीना है ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जी। वैसे इसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है। इसने तासुब भरे अंदाज में कहा। उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रूप मुहैया कर दिया है। अब इनकी सारी तवानाइयाँ इस जंगल को घेरने में सरफ होंगी। हाँ, मैंने इनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मनसूबा बना रहे थे। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक इनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। ये बदशुक्री की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। कहते हुए मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर दिया, मगर दुश्मन के किसी आदमी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शाइन सुनने की आवाज़। उस्ताद सादिक बोला। गालिबन इन्हें वॉकी टॉकी के गायब होने का पता चल गया है और इन्होंने फ्रिक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर इसी वक्त वॉकी टॉकी से उभरती हुई कंट्रोल की आवाज़ ने उस्ताद कामरान के अंदेशे को झुटला दिया था। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से इनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफ़ेद नाले में पोजीशन ले चुके थे। जनूबी सिमत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर, और एक ग्रुप पहुंच गया था जो अगले मोर्चों से एक 2 आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। इस ग्रुप के साथ कंट्रोल का रब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी की रेंज से दूर थे। इनकी बाबत शुमाली और मगरबी अतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार इन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो इनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वॉकी टॉकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। मुसलसल ऑन रहने पर बैटरी ख़त्म हो जाएगी।